पाठ का नाम है ठेले पर हिमालय और इसके लेखक है धर्मवीर भारती। इनका जन्म सन 1926 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु सन 1947 ईस्वी में हुई थी। अब थोड़ा विस्तार से बता देती हूँ। धर्मवीर भारती का जन्म अत्तारसुया इलाहाबाद में हुआ था। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने काव्य, उपन्यास, नाटक, कहानी, निबंध तथा आलोचना सभी विधाओं में सर्जन किया। साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग का संपादन कर वे काफी क्या हो गए थे, लोकप्रिय हो गए थे। इससे पहले वे पूर्व भारतीय इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रधानाध्यापक एवं कुछ समय तक साप्ताहिक संगम के संपादक भी रह चुके थे। उनकी रचनाओं में मध्य वर्ग के जीवन, संघर्ष, भारतीय संस्कृति, सामान्य मूल्य तथा लोक जीवन की संजीव झांकी मिलती है। उनकी प्रमुख रचनाओं में है सबसे पहले गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा तथा 11 सपनों का देश। ये तो हो गई उनके उपन्यास। ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, कनुप्रिया, सपना बीबी व आदंत, ये हो गए उनके काव्य। मुर्दू का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, वे बंद गली का आखिरी मकान, ये कहानी संग्रह हो गया। अंधा युग पद नाटक है। ठेले पर हिमालय कहानी, अन कहानी, पश्यंती, ये निबंध हो गए। ये उनके प्रमुख निबंध हो गए। इसके अलावा उन्होंने रेखा चित्र, आलोचना, एकांकी, नाटक, संस्मरण तथा यात्रा विवरण विद्या में भी उल्लेखनीय सर्जन कर पाठ उनका दिल जीत लिया था। आगे हम पाठ का थोड़ा सा करते हैं कि किससे संबंधित पाठ है। ये निबंध है। प्रस्तुत निबंध ठेले पर हिमालय में लेखक ने कौसानी के पर्वतीय क्षेत्र में हिमालय की प्राकृतिक छटा, शांति, स्तब्धता और बर्फीली चोटियों के सुंदरता का वर्णन किया है। वे सोमेश्वर घाटी में बसा कौसानी हमें स्विट्जरलैंड का आभास करवाता है। ठेले पर लदी बर्फ की सीढ़ियां देखकर कवि के स्मृति पटल में कौसानी का वह सौंदर्य सजीव हो उड़ता है। अर्थात ठेले पे बर्फ को देखकर लेखक को वो क्या है, उनको उस हिमालय की सुंदरता उसे याद आ जाती है, जिसमें बादलों के बीच नीले आकाश की चांदनी भरी रातें, केसर में होती घाटी की संध्या और बर्फानी दिवस समस्त साप, ताप, संघर्ष और अंत द्वंद से मुक्त करने वाले होते हैं। निबंध को पढ़ते हुए पाठक के चित्त में ये सौंदर्य प्रत्यक्ष मूर्तिमान, अर्थात वो साक्षात लेख जो भी पाठक पढ़ते हैं वो उससे हिमालय की सुंदरता से साक्षात्कार हो उठते हैं। अब पाठ की शुरुआत करते हैं हम। ये तो उसका संक्षेप में था। अब पाठ की शुरुआत है ठेले पर हिमालय। ठेले पर हिमालय खासा दिलचस्प शीर्षक है और यकीन कीजिए कि इसे बिल्कुल ढूंढना नहीं पड़ेगा, बैठे बिठाए मिल गया। अर्थात लेखक को बैठे बिठाई ठेले पर हिमालय इसका शीर्षक मिल गया है। अभी कल की बात है, लेखक कह रहा है कि अभी कल की बात है, एक पान की दुकान पर मैं अपने एक गुरुजन उपन्यासकार मित्र के साथ खड़ा था कि ठेले पर बर्फ की सीले लादे हुए एक बर्फ वाला आया जो अपने ठेले पर बर्फ लादे हुआ था। वो आया और ठंडी चिकनी चमकती बर्फ से भाप उड़ रही था। तो उस बर्फ से क्या उड़ रही थी, भाप उड़ रही थी। मेरे मित्र का जन्म स्थान अल्मोड़ा है। अर्थात मित्र का जन्म स्थान कौन सा है, अल्मोड़ा। वे क्षण भर उस बर्फ को देख रहे थे, उड़ती हुई भाप में खोए रहे और खोए खोए से ही वे बोले, अर्थात उनके मित्र बोले, यही बर्फ तो हिमालय की शोभा, अर्थात शोभा में सुंदरता है। और तत्काल शीर्षक मेरे मन में आ गया, अर्थात लेखक के मन में तुरंत शीर्षक आ गया, ठेले पर हिमालय। इस पाठ का नाम भी ठेले पर हिमालय है और लेखक के मन में भी आ गया कि मैं जो रचना कर रहा हूँ उसका नाम क्या होगा, ठेले पर हिमालय। पर आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप नए कवि हो या तो भाई इसे ले जाइए और इस शीर्षक पर 200-300 पंक्तियां बेडोर बेतुकी लिख डाले। शीर्षक मौजूद है और अगर इन नई कविता में नाराज हो, सुलित हो, गीतकार हो तो गुंजाइश है इस बर्फ को डांटे उतर आओ। आगे क्या कहता है लेखक, ऊंचे शिखर पर बंदरों की तरह क्यों चढ़े बैठे हो, और नए कवियों ठेले पर लदो, पानी की दुकानों पर बिको। ये तमाम बातें उसी समय मेरे मन में आई, अर्थात लेखक के मन में आ रही है और मैंने अपने गुरुजन मित्र को बताया। वे हंस भी, पर मुझे लगा कि वह बर्फ कहीं उनके मन को खरोच रहा था। अंदर तक वो बर्फ की शिला था, उसे अपने गांव की या हिमालय की याद आ रही थी। और ईमान की बात यह है कि जिसमें 50 मील दूर से भी बादलों के बीच नीले आकाश में हिमालय की शिखर रेखा को चांद तारों से बात करते देखा। अर्थात लेखक ने देखा चांदनी में उजली बर्फ धुंधली हल्के नीले जाल में दूध या समुद्र की तरह मचलते
और जगमगाते देखा। उसके मन पर हिमालय के बर्फ की ऐसी खरोच छोड़ जाती है जो हर बार याद आने पर पीड़ा उठती है। अर्थात वो हर बार ऐसी, मतलब वो बर्फ की शिला थी, वो इस प्रकार से उन्हें खरोच गई जैसे वो हृदय हर बार उसके बारे में सोचता रहा। मैं जानता हूँ क्योंकि ये बर्फ मैंने भी देखी। अर्थात लेखक कहता है ये बर्फ मैंने भी देखी है। सच तो ये है कि सिर्फ बर्फ को बहुत निकट से देख पाने के लिए ही हम लोग कोसानी की यात्रा की थी। इस निबंध में कोसानी की यात्रा का वर्णन किया गया है। तो लेखक कहता है कि मैं कोसानी गया था। नैनीताल से रानीखेत और रानीखेत से मजकाली के भयानक मोड़ों पर को पार करते हुए कोसी अर्थात कोसानी पहुंचा। कोसी से एक सड़क अल्मोड़ी चली जाती है, दूसरी कोसानी। दो रास्ता पड़ता है। एक सड़क तो कहाँ चली जाती है, अल्मोड़ी चली जाती है, और दूसरी कोसानी पे है। तो कितना कष्टप्रद, कितना सुख और कितना कुरूप है वह रास्ता था। बहुत कष्टप्रद था, सुखदायक भी था और कुरूप मतलब बेडोला भी था। इस तरह से वो रास्ता बना हुआ था। पानी का कहीं नाम निशान नहीं, मतलब लेखक को रास्ते में किस प्रकार से पीड़ा हो रही है वो बता रहा है लेखक। ये पानी कहीं नाम निशान भी नहीं था पानी वहाँ पे नाम निशान नहीं था। सूखे बुरे पहाड़, मतलब पहाड़ भी हो वो भी सूखे हुए थे, कोई हरियाली पहाड़ों पर नहीं थी। हरियाली का नाम नहीं है। ढालों को काट कर बनाए गए टेढ़े मेढ़े रास्ते पर अल्मोड़े का एक नौसिखिया तो और लापरवाह ड्राइवर, नौसिखिया करता होता जो नया सीख कर ड्राइवर नई वो ड्राइवरिंग करता है, उसे नौसिखिया जो नया सीखता है उसको। लापरवाह ड्राइव जिसने बस के तमाम मुसाफिरों की ऐसी हालत कर दी कि जब हम कोसी पहुंचते तो सभी के चेहरे पीले पड़ चुके थे। अर्थात दुख के कारण पीले पड़ गए थे। इतना रास्ता, मतलब रास्ते में वो परेशान हुए थे। कोसानी जाने वाले सिर्फ हम दो ही थे। वह उतर गए, बस अल्मोड़े चले गई बस थी, वो अल्मोड़ा चली गई। सामने के एक टीन के शेड में काठ की बेंच पर बैठकर हम वक्त काटते रहे। तबीयत सुस्त थी क्योंकि रास्ते में बहुत परेशानी आई थी, इसलिए उनकी तबीयत भी कैसे हो गई थी, सुस्त हो गई थी। और मौसम में उमस था, गर्मी थी। 2 घंटे बाद दूसरी लॉरी आकर रुकी, अर्थात लॉरी आकर रुकी। और जब उसमें से प्रसन्न बदन शुक्ल जी को उतरते देखा तो हम लोगों की जान में जान आई, क्योंकि शुक्ल जी जान पहचान के थे, इसलिए उनको देखकर हमारी जान में जान, क्योंकि परेशान हो रखे थे। लेकिन शुक्ल जी को जैसे ही देखा तो थोड़े से उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। शुक्ल जी जैसा सफर का साथी पिछले जन्म के पुण्य से ही मिलता है। लेकर कह रहा है कि शुक्ल जैसे साथी पिछले जन्म के कर्मों से ही मिलते हैं। उन्होंने हमें कोसानी आने का उत्साह दिलाया था और खुद तो कभी उनके चेहरे पर थकान या सुस्ती दिखी भी नहीं, अर्थात उनके चेहरे पे कभी सुस्ती या थकान नहीं हुई थी। पर उन्हें देखते ही हमारी भी सारी थकान क्या हो गई थी, काफूर, अर्थात वो भी दूर हो गई। आगे क्या कहता है, पर शुक्ल जी के साथ ये नई मूर्ति कौन है। लेकर कहता है कि शुक्ल जी तो थे ही, लेकिन उनके साथ में एक आदमी और था। वो कौन है, वो उनके जान पहचान का नहीं था। लंबा दुबला शरीर, वो आदमी दो साथ वाला था, वो कैसा था, लंबा दुबला शरीर, पतला सांवला चेहरा, उनका सांवला चेहरा था। एमिल जोल अस्सी दाढ़ी, मतलब छोटी छोटी दाढ़ी थी। ढीढ़ा डाला पतलून, कंधे पर पड़ी हुई ऊनी जकीन, बगल में लटकता हुआ जाने थर्मस या कैमरा या बाइक ना कूलर, और खासी अटपटी चाल थी, मतलब चाल भी उनकी कैसी थी, अजीब ही थी, बाबू साहब की। ये पतला दुबला मुझ जैसा ही सीकिया शरीर और उस पर आपका झूमते हुए आना मेरे चेहरे पर निरंतर घनी होती हुई उत्सुकता को अड़कर शुक्ल जी ने कहा, हमारे शहर के मशहूर चित्रकार। वो कौन थे जिनका वर्णन किया है, वो थे चित्रकार, जो पतला दुबला शरीर, सांवला चेहरा, छोटी छोटी दाढ़ी, ये हम पढ़ रहे हैं ना। तो वो व्यक्ति कौन था, मशहूर चित्रकार था। किसके साथ था वो, शुक्ल जी के साथ में था। सेन अकादमी से इनकी कृतियों पर पुरस्कार मिला है। उसी रुपये से घूमकर छुट्टियां बिता रहे हैं। थोड़ी ही देर हम लोगों के साथ सेन घुल मिल गया, अर्थात उनका नाम था सेन था, घुल मिल गया। और कितना मीठा था हृदय से वह, मतलब उनके हृदय में मिठास भरी हुई था। वो जो बोलते थे तो वो मीठी मीठी बातें करते थे, अर्थात उनके वाणी में नम्रता थी। वह वैसे ही उसके कर्तव्य आगे चलकर देखने में भी आए हैं। ये लेकर कह रहा है, कोसी से बस चली, अर्थात कोसी से बस चली तो रास्ते का सारा दृश्य बदल गया था। वहाँ का रास्ता का दृश्य था वो बिल्कुल ही बदल गया था। सुडोल पत्थरों पर कलकल करती हुई कोसी, अर्थात कलकल करती पानी की
झील वो कलकल कर रही थी। किनारे के छोटे छोटे सुंदर गांव और हरे भरे में पहले तो मतलब जैसे किस प्रकार से उन्हें कष्ट पर यात्रा की थी, लेकिन कोसी पहुंचे तो वहाँ का वातावरण थोड़ा उससे अलग था। वो थोड़ी हरियाली थी, पानी भी था। इस तरह वहाँ जब वहाँ से शुरुआत की थी तो बहुत ही परेशानी उनको उठानी पड़ी थी। हरे मखमली खेत थे, कितनी सुंदर है सोमेश्वर की घाटी है। सोमेश्वर घाटी के बारे में लेकर कह रहा, हरी भरी एक के बाद एक बस स्टेशन पड़ते थे, अर्थात छोटे छोटे बस स्टैंड भी पड़ते थे। छोटे छोटे पहाड़ी, डाक खाने, चाय की दुकान, ये रास्ते का लेखक वर्णन कर रहा है। दुकानें और कभी कभी कोसिया, उसमें गिरने वाली नदी, नालों पर बने हुए पुल, कहीं कहीं सड़क निर्जन चीड़ के जंगलों से गुजरती थी। टेढ़ी मेढ़ी ऊपर नीचे रेंगती हुई कंकरीली पीठ वाले अजगर सी सड़क पर धीरे धीरे बस चली जा रही थी। बस थी वो टेढ़े मेढ़े रास्ते से धीरे धीरे चल रही थी। रास्ता सुहाना था, मतलब रास्ता बहुत ही सुंदर था, जब मन को अच्छा लगने वाला था। और उस थकावट के बाद उसका सुहावनापन हमें भी तंद्रालस से बना रहा था। पर ज्यों ज्यों बस आगे बढ़ रही थी, हमारे मन में एक अजीब सी निराशा छाती जा रही था हमारे मन में एक अजीब निराशा छा रही थी। अब तो हम लोग कोसानी के नज़दीक है, लेकर कह रहा है कि हम कोसानी के नज़दीक पहुंचने वाले। कोसी से 18 मील चले आए और कोसानी सिर्फ 6 मील दूर थी। अर्थात कोसानी कितनी दूर थी? 6 मील दूर थी। पर कहा गया है अतुलित सौंदर्य व जादू जो कोसानी के बारे में सुना जाता था। आते समय मेरे एक सहयोगी ने कहा, सहयोगी में साथी ने कहा था कि कश्मीर के मुकाबले में उन्हें कोसानी से अधिक मोह है। था कश्मीर से भी ज्यादा उनको किससे चीज से मोह, उनके मित्र ने क्या कहा था? कश्मीर से भी ज्यादा उन्हें कोसानी से मोह है। वो किस कारण से है? देखो, गांधी जी ने यही अनासक्ति योग लिखा था। गांधी जी ने अनासक्ति योग लिखा था और कहा था कि स्विट्जरलैंड का आभास कोसानी में होता है। जो स्विट्जरलैंड है उसका आभास कहाँ होता है? कोसानी में होता है। ये नदी, गाठी, खेत, गांव सुंदर है, किंतु इतनी प्रशंसा के योग्य तो नहीं है। अर्थात इतनी प्रशंसा के योग्य वो नहीं है। हम कभी कभी अपना संशय शुक्ल जी से भी व्यक्त भी करने लगे और ज्यों ज्यों कोसानी नजदीक आता गया त्यों त्यों अधैर्य, फिर असंतोष, असंतोष मीन्स मन में असंतोष नहीं रहना, और अंत में शोभ हमारे चेहरे पर झलक आया। शुक्ल जी के क्या प्रतिक्रिया, शुक्ल जी की क्या प्रतिक्रिया थी? हमारी इन भावनाओं पर ये स्पष्ट नहीं हो पाया क्योंकि वे बिल्कुल चुप थे। शुक्ल जी थे बिल्कुल चुपचाप थे। सहसा मिस अचानक बस ने एक बहुत लंबा मोड़ लिया और ढाल पर चढ़ने लगी। बस थी वो ढाल पर चढ़ने लगी, एक मोड़ लेकर के। सोमेश्वर की घाटी के उत्तर में जो भी ऊंची पर्वतमाला है उस पर बिल्कुल शिखर पर कोसानी बसा हुआ है। मतलब कोसानी का बना कि कोसानी कहाँ बसा हुआ है कि सोमेश्वर की घाटी के उत्तर में जो ऊंची पर्वतमाला है उस पर क्या कौन सा शहर बसा हुआ है? कोसानी बसा हुआ है। कोसानी से दूसरी ओर फिर ढाल शुरू हो जाती है, क्योंकि पहाड़ी एरिया तो उबड़ खाबड़ ढाल वाली जगह तो होती है। कोसानी के अड्डे पर जाकर बस रुकी था। कोसानी पहुंच गए और बस अड्डे पर जाकर रुक गई। छोटा सा बिल्कुल उजड़ा सा गांव, वो गांव कैसा था? उजड़ा हुआ सा गांव, बिल्कुल छोटा और उजड़ा हुआ सा गांव। और बर्फ को का तो कहीं नाम निशान ही नहीं था। तो वहाँ पे बर्फ तो कोई नाम निशान ही नहीं था। बिल्कुल ठगे गए हम लोग। अर्थात जो हमने सुना था वो बिल्कुल उसके विपरीत ही हो गया और हमें ऐसा लगा कि हमें तो कि पागल या बिल्कुल ठग लिया गया है। ये लेकर सोचने लग गया। कितना खींचा, मन में दुख भी था। मैं न खाते हुए बस से उतरा कि जहाँ था वही पत्थर की मूर्ति था, स्तंभ खड़ा, मतलब चुपचाप खड़ा हो गया। मैं बस से उतर कर वो लेकर था, वो चुपचाप खड़ा हो गया। कितना अपार सौंदर्य बिखरा था सामने की घाटी में। इस कोसानी की पर्वतमाला ने अपने अंचल में ये जो कल्यूर की रंग बिरंगी घाटी छिपा रखी है, इसमें किन्नर और यक्ष की तो वास करते होंगे। 50 मील चौड़ी यही घाटी हरे मखमल कालीनों जैसे खेत, सुंदर गेरों की सिलाई काट कर बने हुए लाल लाल रास्ते, जिनके किनारे सफेद सफेद पत्थरों की कतार और इधर उधर आकर आपस में उलझा जाने वाली बेले की लड़ियों सी नदियां। मन में बेसाख्त यही आया कि इन बेलों की लड़ियों को उठाकर कलाई में लपेट लूं। अर्थात देखकर कहता है कि मैं अपनी कलाई में इनको लड़ियों को लपेट लूं, आंखों से लगा लो। अकस्मात करता होता अचानक हम एक दूसरे लोक में चले आए थे। इतना सुकुमार, इतना सुंदर, इतना सज्जा
वह इतना निष्कलंक की लगा कि इस धरती तो जूते उतार कर पाँव पोंछ कर आगे बढ़ना चाहिए। अर्थात जो हमने जूते पहन रखे उन जूतों को उतार कर अपने पैरों को पोंछ कर, मतलब इतनी हरी धरती थी, वो इतनी सुंदर और हरी भरी थी कि ऐसा लग रहा था कि जूते पहनकर इस धरती पे नहीं चला जाता। अर्थात क्योंकि अगर जूते पहनकर चलेंगे तो ये धरती कैसी हो जाएगी, मैली। तो लेकर क्या सोच रहा था कि मैं जूते उतार कर अपने पाँव पोंछ कर ही आगे बढ़ना चाहे, इतने मखमली रास्ता था। धीरे धीरे मेरी निगाह ने इस घाटी को पार किया और जहाँ ये हरे खेत और नदियाँ और वनस्पति धुंधलेपन में नीले कोहरे में घुल जाते थे, वहाँ कुछ छोटे पर्वतों का आभास भी अनुभव किया। तो मतलब छोटे छोटे पर्वतों का भी लेखन ने अनुभव किया था। उसके बाद बादल थे और फिर कुछ नहीं, मतलब बादलों के बाद में उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। कुछ देर उन बादलों में निगाहें भटकती रही कि अकस्मात फिर अचानक एक हल्का सा विस्मय का धक्का मन को लगा था। मन में एक धक्का लगा। इन धीरे धीरे खिसकते हुए बादलों में ये कौन सी चीज है जो अटल है? ये छोटा सा बादल के टुकड़े सा, और कैसा अजब रंग है इसका, न सफेद है, न रुपेला, न हल्का। लेखक मन बादलों को देखकर कह रहा है, पर तीनों का आभास देता हुआ ये क्या है? बर्फ तो नहीं है था। लेखक मन में क्या कहता, प्रश्न कर रहा मन में कि ये बर्फ तो नहीं है। हाँ जी, बर्फ नहीं है तो क्या है? तो फिर वापस वो अपने आप ही प्रश्न कर रहा है, तो बर्फ नहीं है तो और क्या? सफेद सफेद। अकस्मात बिजली सा ये विचार मन में कौन था कि इस घाटी के पार वह नगाधिराज पर्वत सम्राट हिमालय था। अर्थात लेखक ने क्या देखा कि जो सामने पर्वत था वो हिमालय पर्वत था। इन बादलों से ढाक रखा था, बादलों ने उन्हें ढक रखा था। वैसे वह क्या सामने है उसका एक कोई छोटा सा बाल स्वभाव वाला शिखर बादलों की खिड़की से झांक रहा है। मैं हर्ष से चीख उठा, मैं प्रसन्नता से। लेकर क्या है वो चीख उठा, बर्फ वह देखो। शुक्ल जी, सेन सभी ने देखा, पर अकस्मात वह फिर लुप्त हो गए, अर्थात वो छुप गए। बादल है उनको उस पहाड़ को ढक लिया, हिमालय को ढक लिया। लगा उसे बाल शिखर जान किसी ने अंदर खींच लिया है। खिड़की से झांक रहा, अर्थात वो इतना दिखाई दे रहा था जिस प्रकार को खिड़की से थोड़ी सी चीज दिखाई देती, उसी प्रकार से वो पहाड़ था वो दिखाई दे रहा था। वो कहीं गिर न पड़े। पर उस एक क्षण के हिम दर्शन से, हिमिस बर्फ होती है, हिम दर्शन से हम में जाने क्या भर दिया था। अर्थात मन में इतनी अधिक प्रसन्नता हो गई, जो मन दुखी हो रखा था, मन में निराशा छाई हुई थी, वो इस तरह। लेकिन उस बर्फ उस पर्वत को देखकर एक मन में जान सी, हमारे मन में जान आ गई। सारी खीनता, निराशा, थकावट सब सुमंत्र, अर्थात हमारी जो भी हमारा हृदय, अर्थात हमारे मन जो दुखी हो रखा था, लेकिन वो अचानक क्या हो गया था, सब वो थकान थी वो सब दूर हो गई थी। हमारे मन में जो भी निराशा थी, जो थकान थी, वो थकावट थी, वो सब क्या हो गई, दूर हो गई। हम सब आकुल व्याकुलता से हो उठे। अभी ये बादल छट जाएंगे, अर्थात बादल लोग हट जाएंगे और फिर हिमालय हमारे सामने खड़ा होगा। फिर वापस क्या आ जाएगा हमारे सामने, क्योंकि बादलों ने हिमालय को ढक रखा था। लेकिन जैसे ही ये हिमालय दूर होगा, हिमालय से बादल हटेंगे और वो हिमालय स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। असीम सौंदर्य हमारे सामने, अर्थात हिमालय का जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो हमारे सामने आ जाएगा, ये लेखक बोल रहा है। और तब सचमुच मेरा दिल बुरी तरह धड़क भी रहा था। उस हिमालय को देखने के लिए लेखक का दिल था वो बुरी तरह से धड़क रहा था। शुक्ल जी शांत थे, लेकिन शुक्ल जी थे वो बिल्कुल शांत थे, केवल मेरी ओर देख रहे था। तो वो शुक्ल जी थे वो किसकी ओर देख रहे थे? लेखक की ओर देख कर कभी कभी मुस्कुरा भी देते थे, अर्थात वो कभी कभी उनको देखकर मुस्कुरा भी रहे थे, जिसका अभिप्राय था इतने अधीर थे कि कोसा न्याय भी नहीं और मुंह लटका लिया। और अब सामने यहाँ एक जादू है। डाक मंगल खान साहब ने बताया कि आप लोग बड़े खुशकिस्मत हो साहब। 14 टूरिस्ट आकर हफ्ते भर पड़े रहे, बर्फ नहीं दिखे, अर्थात आप तो किस्मत वाले हो कि यहाँ कोई 14 टूरिस्ट आए थे, लेकिन वो हफ्ते भर यहाँ रहे, लेकिन उनको बर्फ के दर्शन बादलों ने इस प्रकार ढक रखा था कि उनको बर्फ के दर्शन नहीं हुए। तो लेकिन आप तो किस्मत वाले हो जो आते ही यहाँ आपको बर्फ दिखाई देती। आज तो आपके आते ही आसार खुलने ही रहे हैं। सामान रख दिया गया, पर सभी बिना चाय पिए सामने के बरामदे बैठे रहे और एकटक सामने देखते रहे, अर्थात उन बादलों को देखते रहे, हिमालय को देखने कि कब बादल हटे और हिमालय के दर्शन हुए। इस तरह से वो देखने रहे अपने सामान को रख करके। बादल धीरे धीरे नीचे उतर रहे थे और एक एक करके नए शिखरों की हिम रेखाएं अनावृत हो रही थी और फिर सब खुल गया, अर्थात वो बर्फ दूर हो गई और फिर वो हिमालय पर्वत
सामने दिखाई देने लगा। बाईं ओर शुरू होकर दाईं ओर गहरे शून्य में धंसती जाती हुई हिम शिखरों की उबड़ खाबड़ रहस्यमयी रोमांचक श्रृंखला हमारे मन में उस समय क्या भावनाएं उठ रही थी कि अगर बता पाता तो एक खरोच ये पीर मिस होती पीड़ा कि क्यों रह गई होती। सिर्फ एक धुंधला सा स्वेदन इसका अवश्य था कि जैसे ही बर्फ सील के सामने खड़े होने पर मुंह ठंडी ठंडी भाप लगती है। था जिस प्रकार बर्फ की शिला के सामने होने पर वो भाप निकलती है और वो भाप कैसी होती है, ठंडी ठंडी लग रही थी। वैसे ही हिमालय की शीतलता माथे को छू रहा था। उनकी सिर था, उनको हिमालय की ठंड है वो छू रही थी और सारे संघर्ष सारे ताप जैसे नष्ट हो गए। अर्थात उनकी जो सारी दुख थे वो सब क्या हो गए, उस बर्फ को छूते कैसे हो गए थे, नष्ट हो गए थे। क्यों? पुराने साधकों ने दैहिक मतलब 3 ताप बताइए, दैहिक, देविक और भौतिक। ये 3 ताप होते हैं। कौन कौन से? दैहिक, देविक और भौतिक कष्टों को ताप कहा था। 3 ताप त्रिताप कहा जाता है। दैहिक, देविक और भौतिक कष्टों को ताप को कहा जाता है। और उससे शामिल करने के लिए वे क्यों हिमालय जाते, ये पहली बार मेरी समझ में आ रहा था। और अकस्मात अचानक एक दूसरा तथ्य मेरे मन के क्षितिज पर उदित हुआ। कितनी पुरानी है ये राशि, अर्थात ये हिमालय की राशि बहुत ही पुरानी है। जाने किस आदिम काल से ये सबक अविनाशी हिम इन शिखरों पर जमा हुआ है। अर्थात हिम का अर्थ होता है बर्फ जमी हुई है। कुछ विदेशियों ने इसलिए हिमालय की इस बर्फ को कहा। और एटन स्नो, सूरज ढल रहा था और सुदूर शिखरों पर दरे ग्लेशियर ढाल घाटियों का क्षीण आभास मिलने लगा था। आतंकित मन में मैंने ये सोचा कि पता नहीं इन पर कभी मनुष्य का चरण पड़ा भी है या नहीं। अंतकाल तक इन शून्य बर्फ ढके दरों पर सिर्फ बर्फ के अंधड़ हूँ करते हुए बहते रह रहे थे। और लेखक मन में क्या करता है, पता नहीं इन बर्फ की शिलाओं पर किसी के पैर पड़े हैं या नहीं पड़े थे, इस प्रकार वो सोच रहे थे। अब था क्या, सूरज ढल रहा था, सूरज डूबने लगा और धीरे धीरे ग्लेशियरों में पिंगलती केसर बहने लगी। बर्फ कमल के लाल फूलों में बदलने लगी। बर्फ में प्रकृति में परिवर्तन हो रहा था। जब सूर्य ढल रहा था तो उस समय प्रकृति में किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा था उसका लेखक वर्णन कर रहा है। गांठियां गहरी पीली हो गई थी, अंधेरा होने लगा था। अर्थात जब सूर्य अस्त होता तो अंधेरा तो होता ही है, इसलिए अंधेरा भी क्या होता, होने लगा। तो हम उठे और मुंह हाथ धोने और चाय पीने में लग गए। अर्थात लेखक क्या कहता है कि जैसे ही अंधेरा होने लगे तो हम उठे और मुंह हाथ धोकर चाय पीने लगे। पर सब चुपचाप थे। अर्थात सब आपस में बातचीत नहीं करते, बिल्कुल चुपचाप बैठे थे, गुमसुम, जैसे सबका कुछ छीन गया। अर्थात ऐसा लग रहा था कि जैसे सब कुछ उनका लूट लिया गया हो। इस प्रकार से वे परेशान हो गए थे। शायद सबको कुछ ऐसा मिल गया हो जिसे अंदर ही अंदर सहेजने में सब आत्मलीन हो या अपने में डूब गए। अर्थात उस प्राकृतिक सुंदरता, पहले तो वो परेशान हो गए थे, लेकिन जैसे ही वो प्राकृतिक सुंदरता उन्हें दिखाई दी तो सब ऐसे लगने लग गए। सबको ऐसे लग रहा था कि जैसे उस प्राकृतिक सुंदरता को अपने में समेटने में लगे हुए हो। सब लेखक को इस प्रकार वो लग रहा था। थोड़ी देर में चांद निकला और हम फिर बाहर निकले। इस बार सब शांत था, जैसे हिम सो रहा हो। अर्थात क्योंकि रात्रि हो जाती है तो बिल्कुल चारों तरफ सन्नाटा छाया जाता है। तो उसी प्रकार चंद्रमा की चांदनी थी, लेकिन चारों तरफ क्या छाई हुई थी, शांति छाई हुई थी, जैसे हिम सो रहा था, हिमालय जैसे सो गया हो। मैं थोड़ा अलग आराम कुर्सी पर खींच कर बैठा। लेकर क्या कहता है कि मैं आराम की कुर्सी होती है वो आराम से उस कुर्सी पर बैठ गया। ये मेरा मन इतना कल्पनाहीन क्यों हो गया, अर्थात मेरा मन है वो कल्पनाहीन हो गया था। इसी हिमालय को देख किसने क्या क्या नहीं लिखा। अर्थात लेकर क्या कहता है, इस हिमालय को देखकर पता नहीं किसने क्या लिखा है। और मेरा मन भी एक कविता तो दूर, एक पंक्ति हाय एक शब्द भी नहीं जानता। अर्थात मेरा लोगों ने तो पता नहीं इस हिमालय को देखकर क्या क्या लिखा है, लेकिन मैं तो एक कविता की पंक्ति भी नहीं लिख सकता, नहीं जानता। पर कुछ नहीं, ये सब कितना छोटा लग रहा है कि हिम सम्राट के सक्षम पर धीरे धीरे लगा। मन के अंदर भी बादल थे जो छट रहे थे। कुछ ऐसा उभर रहा था जो इन शिखरों की प्रकृति का ही कुछ ऐसी ऊंचाई पर उठने की चेष्टा कर रहा था ताकि इनसे इन्हीं के स्तर पर मिल सके। लगा ये हिमालय बड़े भाई की तरह ऊपर चढ़ गया। अर्थात लेखक को लग रहा था कि हिमालय बड़े भाई की तरह है, वो ऊपर चढ़ रहा है और मुझे छोटे भाई को नीचे खड़ा हुआ कुठित और लज्जित देखकर थोड़ा उत्साहित भी हो रहा था। वो कह रहा है, लेखक अपने मन में सोच रहा है कि हिमालय है वो मेरे बड़े भाई की तरह है, जिसके कारण वो थोड़ा ऊपर हो गया और मुझ छोटे भाई को देखकर थोड़ा
खड़ा भी हुआ, कुंठित भी और लज्जित देखकर थोड़ा उत्साहित भी कर रहा है। स्नेह भरी चुनौती भी दे रहा था, मुझे प्रेम से की चुनौती भी दे रहा है, हिम्मत है, ऊंचे उठोगे। अर्थात वो क्या कर रहा है, वो लेकर क्या सोचता है कि हिमालय मुझे इस प्रकार से कह रहा है, क्योंकि मैं नीचे था, हिमालय ऊपर था, तो मुझे कह रहा है कि तो हिम्मत है तो थोड़ा ऊपर उठो, इस प्रकार से लेकर सोच रहा है। और सहसा सन्नाटा तोड़कर सेन रविंद्र की कोई एक पंक्ति गा उठा, और जैसे ही तंद्रा टूट गई, तंद्रा मीन्स आलस टूट गया, और हम सक्रिय उठे। अदम्य शक्ति उनके मन में क्या आ गई थी, अदम्य शक्ति आ गई थी, उल्लास और आनंद जिससे हम में छलक पड़ रहा था। सबसे अधिक खुश था सेन, अर्थात तो चित्रकार तो वो सबसे ज्यादा खुश था। बच्चों की तरह चंचल, मतलब वो सेन किस प्रकार से उसके मन में चंचलाहट थी, जिस प्रकार बच्चे में चंचलाहट रहती, उसी प्रकार उस चित्रकार में भी चंचलाहट थी। चिड़ियों की तरफ चहकता हुआ बोला, भाई साहब हम तो वंडरस्ट्रक कि ये भगवान का क्या क्या करतूत है इस हिमालय में उतारता है। भगवान क्या क्या करतूत अपनी प्रकृति में क्या क्या करता है, करतूत इस हिमालय में होता है। इस पर हमारी हंसी मुश्किल से ठंडी हो पाई थी कि अकस्मात अचानक वह शीर्षासन करने लगा। पूछा गया तो बोला, हम नए पर्सपेक्टिव से हिमालय देखेंगे। बाद में मालूम हुआ कि वह बम्बई के अत्याधुनिक चित्र शैली से थोड़ा नाराज है, और कहने लगा, वो सब जीने मालूम हुआ कि बम्बई के लोग शरीर का बल खड़ा होकर दुनिया को देखता था। चित्र शैली तो नाराज इसलिए था, और कहने भी लगा कि जो सब जीनियस लोग शरीर का बल खड़ा होकर ही दुनिया को देखता है, इसी से हम भी सिर का बल हिमालय को देखता, सिर के बल से क्या करते हैं, हम हिमालय को देखते। कौन कर रहा, वो चित्रकार था, वो कह रहा था। दूसरे दिन घाटी में उतरकर 12 मील चलकर हम बैजनाथ पहुंचे, जहाँ गोमती बहती थी। था वहाँ प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन कर रहा है, तो कौन सी घाटी कर रहा है, गोमती बहती है, तो गोमती नदी का। कि दूसरे दिन घाटी में उतरकर 12 मील चलकर हम बैजनाथ पहुंचे, और जहाँ कौन सी नदी बहती थी, गोमती नदी बहती थी। गोमती की उज्जवल जलराशि में हिमालय की बर्फीली चोटियों की छाया तैर रही थी। तो ऐसा लग रहा था जिस प्रकार बर्फीली चोटियों की छाया में तैर रही हो। हिमालय की बर्फीली चोटियां उस नदी में क्या हो रही थी, तैर रही थी, ऐसे प्रतीत हमें लग रहा था। पता नहीं उन शिखरों पर कब पहुंचा, पर उस जल में तैरते हुए हिमालय से जी भरकर भेंटा और उसमें डूब रहा था। अर्थात उस जो गोमती नदी बह रही थी उसमें हिमालय की छाया तैर रही थी, तो उससे वो ऐसा लगा कि हिमालय को पता नहीं, मैं हिमालय तक तो कब पहुंचा, लेकिन मैं हिमालय के दर्शन इसी में कर रहा हूँ। आज भी उसकी याद आती है, लेखक कहता आज भी उस सुंदरता की मुझे याद आती, तो मन पीरा उठता, पीरा मीन्स दुख उठ जाता है। कल ठेले के बर्फ को देखकर वे मेरे मित्र उपन्यासकार जिस तरह स्मृति में डूब गए, स्मृति में यादों में डूब गए, उस दर्द को समझता हूँ। अर्थात उस दर्द को मैं क्या लेकर क्या कहता है, मैं समझता हूँ। और जब ठेले पर हिमालय की बात कहकर हंसता हूँ, तो उस दर्द को भुलाने के बहाना भी बन जाता है। अर्थात उस जो लेखक को कष्ट हुआ था, उस बर्फ को उस ठेले वाली बर्फ को देखकर लेखक कहता है मैं उसको भुलाने की कोशिश भी करता हूँ। वे बर्फ की ऊंचाई बार बार बुलाती भी है। वो क्या कहता है कि मैं बार बार में वो जो ऊंचा बर्फ की हिमालय की जो पहाड़ की जो ऊंचाइयाँ थी उस पर बर्फ जमी हुई थी, वो बर्फ है वो मैं बुलाती भी है। और हम की चौराहों पर खड़े ठेले पर लदकर निकलने वाली बर्फ को भी देखकर मन बहला लेता। अर्थात उस बर्फ को देखकर, जो ठेले पर बर्फ लदी हुई थी उसको देखकर हमें उस हिमालय पर्वत की क्या होती है, याद आ जाती है। किसी ऐसा ही क्षण में ऐसे ही ठेलों पर लदे हिमालय से गिरकर, तो तुलसी ने भी कहा था कि कब हो यदि रहनी रहोगे, मैं क्या कभी ऐसा भी रह सकूंगा वास्तविक हिम शिखरों की ऊंचाइयों पर। और तब मन में आता है कि फिर हिमालय को किसी के हाथ से संदेशा भेज दूं, नहीं बंधु जाऊंगा फिर वापस लेकर। क्या कहता है कि मैं फिर वापस हिमालय पर जाऊंगा, मैं फिर लौट कर वहीं आऊंगा, उन्हीं ऊंचाइयों पर मेरा आवास है, वही मेरा मन रमता है, और मैं करूं तो क्या करूं। तो अंत में प्रश्न कर रहा है कि मैं करूं तो क्या करा। तो इसका पाठ का नाम था ठेले पे हिमालय। तो लेखक को ठेले पर लदी हुई बर्फ को देखकर उस हिमालय पर्वत की याद आ जाती है, इसलिए इस निबंध का शीर्षक भी उन्होंने ठेले पर हिमालय लिखा था। नमस्कार, आज के लिए इतना ही। काफी पाठ खत्म होता, कल इसके प्रश्न उत्तर करें, कल फिर वापस मिलेंगे। नमस्कार।